दोस्तों, मैं आपका मदन और आप सुन रहे हैं निदा आर निदा की बेहद लोकप्रिय और सस्पेंस से भरी कहानी तुम अगर साथ देने का वादा करो। अरे चचा जान, आप यहाँ कैसे? ओहो, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। आइए बैठिए, उसने मनव्वर को आते देख कर कहा। बैठने नहीं, बात करने आए हैं तुमसे। उसके चेहरे पर कमीनगी बरस रही थी। जी बताइए। तुम अपनी बहन की शादी मेरे बेटे से करने को तैयार हो ना? और मेरी बेटी से खुद शादी करने के लिए भी, है ना? चचा जान, मेरी बहन की शादी मैं तय कर चुका हूं। लड़के का नाम जमशेद है। जानता हूं, बस तुम ये नहीं जानते कि राशिद, ये मेरा शेर, यही जमशेद है। यही जमशेद बनकर तुम्हारी बहन से मिला था। उसने अपने साथ आए हुए बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आप भी अच्छा मजाक करते हैं। आलिया भी, अरे लो, आ गई। आली, क्या यही जमशेद है? उसने अपने करीब आती हुई आलिया से पूछा। आलिया ने नफरत से राशिद को देखा और हाँ में जवाब दिया। अबीर ने उसका गिरेबान पकड़ लिया था। नफरत और गुस्सा आंखों में जबरदस्त तरीके से फूट पड़ रहा था। ए, छोड़ मुझे। अपनी बहन के पेट में पलने वाले बच्चे को यतीम बनाएगा क्या? उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा। क्या बकवास कर रहे हो? वह दहाड़ा था। बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। तेरी बहन को बेहोश करके जब अपने बिस्तर पर ले गया था, उसी का नतीजा है ये बच्चा। पूछ इससे। वह इंतहाई बदतमीजी से बोला। अबीर का खून खोल उठा था। आलिया को कुछ कहते हुए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। ये सही कह रहा है अबीर बेटा। तेरी बहन आलिया से ये शादी करेगा। बस अपनी आधी प्रॉपर्टीज के नाम कर दे, तब ये मुकरेगा नहीं। आखिर ये सब कुछ इसने मेरे कहने पर ही तो किया है। वह कमीनी मुस्कुराहट से बोला। क्यों? क्यों किया ऐसा? क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने तुम लोगों का? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद की तुम दोनों ने? और तुम्हें तो मैं बहुत अच्छा समझता था। तुमने तुमने ऐसा क्यों करवाया? हा हा हा, तेरी दौलत के लिए तुमने आलिया को मोहरा बनाया इसके लिए? ओह, काश मैं पहले पहचान पाता तुम्हें। उसका पछतावा उसे जला रहा था। तो तुमने मुझसे आज तक जो कहा सब झूठ था? मेरे बाप को मजहर पापा ने मारा, वो भी झूठ था? तो तो किसने मारा मेरे बाप को? मैंने मैंने मारा। उसकी दौलत चाहिए थी मुझे। मगर तेरी मां तुझे लेकर भाग गई और मेरे हाथ कुछ नहीं आया। लेकिन अब सब कुछ छीन लूंगा मैं। वह सब कुछ कबूल गया था और अगले ही पल दो थप्पड़ों की आवाज गूंजी थी। पहला थप्पड़ रेहाना ने मनव्वर को मारा था और दूसरा आलिया ने राशिद को। अबीर रेहाना को ये सब नहीं बताना चाहता था, तो उन्हें देखकर चौंक गया। तभी वहां एसीपी रणदीप सिंह के साथ कुछ पुलिस वाले जो घर में छुपे हुए थे, निकल आए थे और चंद लम्हों में ही दोनों बाप बेटे गिरफ्तार कर लिए गए थे। मेरी बहन को तुम जैसे घटिया जानवरों से कोई मतलब नहीं है, और जो तुमने किया, अब या पहले, सब की सजा मिलेगी तुम्हें। चाहता तो ये सजा मैं खुद भी दे सकता था, लेकिन मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता।
और इससे तुम्हारे साथ बाकियों को भी सबक मिलेगा। अबीर ने पुलिस जीप की ओर जाते हुए बाप बेटे से कहा, तेरे पास कोई सबूत नहीं, हम यूं छूट जाएंगे यूं। मनव्वर ने चुटकी बजाते हुए बोला, बेफिक्र हो, तुम्हारे तमाम इकबाले जुर्म की वीडियो है पुलिस के पास, मेरे पास और मेरे वकील के पास। मैं इस बात को इंश्योर करूंगा कि तुम दोनों जेल से छूट ना पाओ। तुमने मेरी शहरग पर हाथ रखा है। आलिया को इस मामले से दूर रखते तो ठीक था, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी अजाब न बना दी तो कहना, चाहे जेल में या वहां से छूटने के बाद भी। मम्मी पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मैं अबीर मजहर और रेहाना के कदमों में बैठा हुआ था। नहीं बेटे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती हमारी है। रेहाना ने कई बार चाहा कि तुम्हें तमाम सच्चाई से आगाह कर दे, लेकिन मैंने हर बार उसे रोक दिया कि जिंदगी का जो चैप्टर हम क्लोज कर चुके थे उसकी वजह से तुम्हें तकलीफ दे। और जब मनव्वर हमारे घर आया तब तक शायद हम बताने का मौका गंवा चुके थे। तुम अपने दिल पर बोझ मत रखो, जो हुआ उस पर अब कोई जोर नहीं। मजहर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, हाँ बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब हम सबको एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। रेहाना उसे और आलिया को सीने से लगाते हुए बोली, और सारा परिवार अरसे बाद खुलकर मुस्कुराया। कशिश के ऑफिस से जाने में बस एक हफ्ता बाकी था। अबीर को आज एहसास हो रहा था कि ये 45 दिन कितनी जल्दी बीत गए। घर में आलिया के लिए वह इतना परेशान और बिजी रहा था कि किसी और तरफ ध्यान ही नहीं गया। अब जबकि आलिया ने एमबीए में एडमिशन ले लिया था और फिलहाल वह सिर्फ अपने कैरियर पर फोकस करना चाह रही थी, तो वह उसकी तरफ से रिलैक्स हो गया था। इस अरसे में उसे एहसास हुआ था कि खूनी रिश्ते क्या माने रखते हैं। ये रिश्ते ही तो तमाम जिंदगी का सरमाया होते हैं। इन्हीं की छांव में जिंदगी गुजरती है। इनके बगैर जीने का तसव्वुर भी हौलनाक है। आज उसे कशिश का उस रोज माँ बाप के जिक्र पर आंखें भर आना याद आ गया। एक सबसे बड़ी लड़की अपने छोटे बहन भाई के साथ इस जमाने में कैसी तन्हा रह गई होगी, कैसे खुद को और उन्हें संभाला होगा। हो सकता है काफी बुरे तजुर्बे रहे हों उसके, तभी उसे किसी पर भरोसा नहीं होता और वह इतनी मोहतात रहती है। जब से उसे पापा से अपनी माँ की पास्ट के बारे में सब कुछ पता चला था, तब से वह यही सोच रहा था कि वाकई अकेली औरत के लिए जीना आसान नहीं होता। रेहाना अपने घर में बहुत नाजों से पली थी। माँ बाप बहुत प्यार करते थे उसे। इतना प्यार तो उसके दोनों भाइयों के हिस्से में भी नहीं आया था। लेकिन सब दिन एक से नहीं रहते और यही हुआ था उनके साथ भी। अभी वो 16वें साल में लगी ही थी कि मां चल बसी। दोनों भाइयों की शादी उनके सामने ही हो चुकी थी। अब्बा भी बीमार रहने लगे थे। वह जो बहुत लाडली थी सबकी, अब खुद में ही सिमट कर रह गई थी। मजहर का भी घर में आना जाना कम हो गया था। वह अब्बा के दोस्त का बेटा था और रेहाना से 4 साल बड़ा था। रेहाना को वह पसंद करने लगा था, लेकिन रेहाना को इस बारे में इल्म नहीं था। अभी 2 साल भी नहीं बीते थे कि अब्बा भी अल्लाह को प्यारे हो गए और वह भाई भाभीियों पर बोझ बन गई। कभी जिसके नखरे उठाते न थकते थे, आज वह एक नजरे करम को तरस गई थी। मजहर अभी इस लायक न था कि उसके बारे में घर में बात कर सके।
उसने अपना कारोबार अभी शुरू ही किया था और अपने अब्बू से रेहाना के बारे में बताया था। उन्हें कोई ऐतराज न था और इससे पहले कि वो रिश्ते की बात करने जाते, उनके घर उसकी शादी का कार्ड आ गया था और इस तरह महज 19 साल की उम्र में वो अनवर की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। उसे लगा शायद अब दुख के दिन बीत गए, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। अनवर को उसकी जरूरत तो थी, लेकिन ये जरूरत बिस्तर तक ही महदूद थी। वो उसे बीवी का मान सम्मान नहीं दे पाए कभी। उन्होंने कभी किसी से मोहब्बत की थी और वह उन पर दौलत को तरजीह दे उन्हें छोड़ गई थी। अब उनके दिल में किसी औरत के लिए जगह न थी। रेहाना के दिल की जमीन फिर बंजर हो गई थी। सास ससुर अच्छे थे तो वह इस घर में रह पा रही थी, वरना औकात तो उसकी यहां भी कुछ ना थी। एक देवर था मनव्वर, वो भी बिगड़ा हुआ। नशा करना, सट्टा खेलना, लड़कीबाजी करना उसके शौक थे। अभी उसकी शादी को साल भी न गुजरा था कि वह एक दिन शादी करके सिदरा को घर ले आया। उस वक्त रेहाना मां बनने वाली थी। तब पहली बार अनवर ने मनव्वर से हाथ खींचा था। सिदरा अच्छी लड़की थी। उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी मनव्वर ने तबाह कर दी थी। जल्दी ही अबीर रेहाना की गोद में आ गया था। अब अनवर का रवैया भी कुछ ठीक होने लगा था, लेकिन रेहाना की खुशियों को तो जैसे किसी की नजर लग गई थी। उस दिन एक बार फिर अनवर और मनव्वर में पैसे को लेकर झगड़ा हुआ और अनवर ने उसे घर से निकाल दिया। लेकिन आज अनवर भी घर न लौटा। रात गए उसके मरने की खबर आई थी और मनव्वर एक बार फिर घर में था। रेहाना इद्दत में थी। उसकी सास और सिदरा उसका बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन मनव्वर जिस दौलत के पीछे था और जिस दौलत की खातिर उसने अपने भाई की जान ली थी, वह अब रेहाना और उसके बच्चे के नाम हो गई थी। इद्दत खत्म होते ही मनव्वर ने रेहाना से शादी के लिए जिद पकड़ ली थी। अब उसका घर में रहना दुश्वार हो गया था। वह एक शाम अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए अबीर और तमाम कागजात के साथ अपने मायके जा पहुंची, लेकिन भाइयों ने भी उसे घर में ना घुसने दिया। तब मजहर उसे अपने घर ले आया और रात को ही उससे निकाह कर उसे लेकर वहां से दूर चला आया था। सब कुछ जानकर अबीर का सर खुद ब खुद माँ बाप की अजमत के आगे झुक गया था। आज कशिश का ऑफिस में आखिरी दिन था। वह उससे जाने से पहले एक बार और बात करना चाहता था, इसलिए उसने उसे अंदर बुलाया था। वह अंदर आई तो अरसे बाद उसे नजर भर कर देखा था। वह सी ग्रीन चूड़ीदार पहने हुए अपने मखसूस अंदाज में सर पर दुपट्टा जमाए बहुत ही मासूम और खूबसूरत लग रही थी। उसकी नजरें जम कर रह गई थी। कशिश, आज तुम्हारा इस ऑफिस में लास्ट डे है। तुम चाहो तो अभी भी अपना डिसीजन चेंज कर सकती हो। उसे समझ नहीं आ रहा था बात कहां से शुरू करे। नहीं सर, मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हूं, थैंक यू। वह समझ गई थी कि उसने उसे इस बात के लिए तो बुलाया नहीं था। हूं, उसने चंद लम्हे सोचा और फिर उससे मुखातिब हुआ। देखो कशिश, मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं है, तो मैं तुमसे सीधे तौर पर पूछता हूं, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या मुझसे नफरत करती हो? मेरी किसी बात से तुम हर्ट हो? क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं आपकी इज्जत करती हूं, लेकिन मैं आपसे क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। मेरा एक माजी है, एक अतीत है, जिसे मैं चाहकर भी फरामोश नहीं कर सकती।
और जब मैं ही माजी को फरामोश नहीं कर पाती तो कोई और मुझे मेरे अतीत के साथ कैसे अपना सकता है। और मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। इसके अलावा घर में बड़ी होने के नाते मेरे कुछ फर्ज हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं। मेरे भाई बहन का फर्ज बाकी है मुझ पर। और मेरे दिल में कोई बात नहीं, कोई नफरत, कोई गुस्सा नहीं। आज उसने पूरे कॉन्फिडेंट होकर अपनी बात रखी थी। और जब कल को तुम्हारी ये जिम्मेदारी, ये फर्ज पूरे हो जाएंगे और सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, तो तब तुम क्या करोगी? और एक बार तुम अपने डर को एक तरफ कर माजी के दर्द को बांट कर तो देखो और ये फैसला मुझ पर छोड़ दो कि मुझे तुम जैसी हो वैसी कबूल हो या नहीं। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सॉरी सर, ये मेरी जिंदगी है तो फैसला भी मेरा ही होगा और मुझे किसी के तरस या हमदर्दी की जरूरत नहीं है। उसने नजरें झुकाए हुए ही जवाब दिया, गलत। ये सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी जिंदगी का सवाल है। तुम मेरी मोहब्बत हो। तुम वो पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैंने चाहा है। तो अगर तुम ये सोचती हो कि यूं ही मेरी जिंदगी से चली जाओगी तो गलत हो तुम। मुझे कुछ भी करना पड़े, तुम्हें मेरी जिंदगी में आना ही पड़ेगा। वह हठ धर्म लहजे में कहता हुआ उसके करीब आ गया था। आप ऐसे जबरदस्ती मुझे कभी नहीं पा सकते, उसने पीछे हटते हुए कहा। कशिश, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? किसी ने मोहब्बत में धोखा दिया है या तुम्हारे यकीन का फायदा उठाया है? किसी और को चाहती हो या बीते वक्त में किसी ने जबरदस्ती की है तुम्हारे साथ? इनमें से कुछ भी मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे बताओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने एक बार फिर कोशिश की। आप जो समझना चाहे समझ लीजिए, मुझे ना कुछ कहना है ना बताना है। वह उससे बचकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। अबीर आज भी नहीं समझ पाया था कि वह क्यों ऐसा कर रही है। उसे कुछ भी जानने का वह मौका ही नहीं देती थी। और वह अभी भी यही सोच रही थी कि क्यों कर अबीर उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, जबकि वह उससे इतना कटी कटी रही है हमेशा। क्या उससे कोई गलती हो गई? आप ये सब क्यों समझ रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? ऐसा करने से क्या हासिल होगा आपको? ऑफिस छोड़ने के बाद भी अबीर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। शाम के वक्त वह अक्सर अपनी कार में उसके नए ऑफिस के बाहर खड़ा नजर आता था। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी वह उससे दूर नहीं हुआ था। वह उसे देखकर भी इग्नोर कर देती थी, लेकिन कब तक? आज तो मीनू ने भी उसे कहा था कि पता नहीं ये कार यहां क्यों खड़ी कर रहने लगी है। और अगर आज वह उसे नोटिस करने लगी है तो कल उसके इरादे भी पता चल जाएंगे। इसलिए मीनू के बस में जाने के बाद वह मजबूत कदमों से उस तक आई थी। उसे देखकर वह बाहर आ गया था। बाहर निकलते ही तेज गर्मी का एहसास हुआ था उसे, लेकिन शायद कशिश इस गर्मी की आदी हो चुकी थी या उसे इससे फर्क ही नहीं पड़ता था। मैं बस तुम्हें देखने के लिए यहां आता हूं और मुझे कुछ भी हासिल करने की तमन्ना नहीं है। तुम अगर ऐसे ही खुश हो मुझसे दूर रहकर तो फिलहाल ये ही सही, लेकिन तुम्हें आना तो मेरे ही पास है। वह उसे निगाहों में भरता हुआ बोला, जो आज फिर वाइट कलर पहने हुए बहुत ही पाकीज़गी का एहसास दे रही थी। देखिए सर, देख ही तो रहा हूं। सर प्लीज, उसने नागवारी से कहा था। ओह सर नहीं, ना तो अब मैं तुम मेरी एम्प्लॉय हो और ना मैं तुम्हारा बॉस। सो जस्ट से मी अबीर। उसने कार से टेक लगाते हुए उसकी आंखों में झांका। आप चाहते क्या हैं?
उसकी झुंझलाहट और अबीर का सुकून देखने लायक था। सिर्फ तुम्हें। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूं कि यह मुमकिन नहीं है। आपको समझ क्यों नहीं आता? उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया था और वह आराम से बस उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। वही तो मुमकिन करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके इत्मीनान में कोई कमी नहीं थी। आप, वह कहते कहते रुक गई और शिकायती नजरों से उसे देखा, फिर तेजी से निकल चली गई। और वह मुस्कुराते हुए उसे तब तक देखता रहा जब तक वह बस में बैठकर चली नहीं गई। आलिया, नाम तो बहुत खूबसूरत है। और भाई, आपको जब वह पसंद है और वह भी आपको पसंद करती है तो फिर क्या दिक्कत है? आप बच्चों के साथ जाकर उसका हाथ मांग लीजिए। बच्चों जितनी मोहब्बत हमसे करती हैं उतनी ही मोहब्बत की मुस्तहक वह भी होगी। कशफ कासिफ के सर में मालिश कर रही थी और साथ ही बोले जा रही थी, नहीं कशफ, ये मुमकिन नहीं। वो अमीर लोग हैं। तो क्या हुआ भाई? आलिया तो आपसे प्यार करती है। क्या वो यहां आने से इनकारी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इनफैक्ट उसके घर वाले भी काफी अच्छे हैं। वो ये सब स्टेटस वगैरह नहीं मानते। लेकिन मैं खुद ही ये सोच रहा हूं कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। वह सोचता हुआ सा बोला, तो क्या आप किसी और से शादी कर लेंगे? कशफ के लहजे में सत्ताईश थी। नहीं, वो नहीं तो कोई और भी नहीं। तो ठीक है, हम उसके घर जल्दी ही जाएंगे उसे अपने घर लाने के लिए। कशिश, जो बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, अंदर आकर मुस्कुराते हुए फैसला कुन लहजे में बोली, बज्जो। वो दोनों ही हड़बड़ाकर खड़े हो गए थे। तो आपस में तुम दोनों ही खिचड़ी पकाते रहते हो, मुझे क्यों नहीं बताया? वह दोनों हाथ बांधे खड़ी थी। वो बज्जो, मुझे अभी शादी नहीं करनी। पहले आपकी और कशफ की शादी होगी, उसके बाद। ये तो हम यूं ही। और वह तुम्हारा इंतजार करती रहेगी और कशफ की शादी भी हम खूब अच्छे से करेंगे। तू बस आलिया से बात कर ले कि कब जाना है उनके यहां। वह अपनी शादी की बात गोल कर गई थी। आप रिश्ता कर दें, लेकिन शादी मैं बाद में ही करूंगा। ये बात मैं आलिया को भी बता चुका हूं। और आप भी बच्चों प्लीज, अब मान जाइए। कब तक ऐसे चलेगा? आपने बहुत सह लिया। बस अब पहले आपका घर बसेगा, प्लीज। वह उसके हाथ पकड़कर अकीदत से बोला, काशिफ, अभी तुम इतने भी बड़े नहीं हुए कि मेरे लिए फैसले लेने लगो। वह खफगी से बोली और हाथ छुड़ा लिए। तो ठीक है बच्चों, अपने लिए तो फैसला कर सकता हूं ना। जब तक आपकी शादी नहीं होगी मैं भी शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। और वह तेजी से कमरे से निकल गया। बच्चों, हम आपके सामने हमेशा छोटे ही रहेंगे। हम समझदार नहीं हैं, लेकिन कभी कभी छोटों की बात मान लेने में इतना भी हर्ज नहीं होता। हमारी भी तमन्ना है, हम आपके ब्याह में नाचें गाएं धमाल मचाएं, आपको अपने हाथों से सजा के दुल्हन बनाएं, जीजू से मजाक करें, उनसे जूता छुपाई लें। आप बच्चों, आगे वह बोल नहीं पाई और रोते हुए वह भी बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद कशिश भी दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर खामोशी से आंसू बहाने लगी थी। कई दिन इतने ज्यादा टेंशन में बीते थे कि पल भर को सुकून नहीं मिला था। जिंदगी पहले ही क्या कम मुश्किल थी, जो अब घर में भी तीनों एक दूसरे से कटे कटे रहने लगे थे। उसने इस परिवार को जान से ज्यादा संजो कर रखा था और आज उसी की वजह से ये परिवार बिखर रहा था। उसने सोचा, बार बार सोचा कि कहीं वह कुछ गलत तो नहीं कर रही है। और हर बार उसके दिल से यही आवाज आई
कि जानबूझकर अपनी जिंदगी के साथ किसी इनोसेंट की जिंदगी को भी जहन्नुम बना देना गलत है। तमाम उम्र फिर उसकी मुजरिम बनकर रहना होगा, जिसके लिए वह कतई तैयार नहीं थी। लेकिन जब उसने एक भाई की तरफ से सोचकर देखा तो उसे काशिफ बिल्कुल ठीक लगा। और ये सच था कि वह सही कह रहा था। बस वह ये नहीं समझ पा रहा था कि जब अपने खूनी रिश्तों तक ने मुंह फेर लिया था तो उस कड़वी सच्चाई को कोई और क्यों कर बर्दाश्त कर पाएगा। जब अपनों के दिलासे, हमदर्दी और प्यार की जरूरत थी तो उन्हें दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ना चाहते थे वो। और जिस इंसान को वह उसके लिए इंतखाब करने का मादा रखता है, वह उसकी बहन को अपनाने की हिम्मत रखेगा कैसे। पिछले 15 दिन से वह ये सब सोचकर पागल हो चुकी थी। उसने काशिफ और कश्यप को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस मामले में वह उसकी बात सुनने को तैयार न थे। एक तरफ ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ अबीर ने उसे परेशान करके रखा था, जिससे बचने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था उसे। आज वह जानबूझकर लेट निकली थी कि वह अबीर की निगाहों से भी बच जाए और घर की परेशानी से भी। अभी वह स्टैंड पर बस का वेट कर रही थी। अबीर उसे नजर नहीं आया था। वहां चंद लोग खड़े थे। वह गायब दिमागी से जाने क्या सोच रही थी कि तभी किसी ने उसके शाने पर हाथ रखा था। जान, ऐसे कब तक नाराज रहोगी? वह अचानक बोले जाने पर डर कर पीछे हटी थी। स्वीट हार्ट, आ जाओ ना, नाराजगी छोड़ दो। मियाँ बीवी में छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती ही रहती है। अबीर ने बहुत ही मासूम सी शक्ल बनाई हुई थी। क्या पागल हो गए हैं आप? क्या बकवास करे जा रहे हैं? आप यहां आए क्यों हैं? वह उसके मुंह से ऐसे लफ्ज सुनकर गुस्से से तमतमा गई थी। नहीं बेटी, पति को ऐसे नहीं कहते। पति पत्नी में तो लड़ाई हो जाती है। तेरा पति खुद आया है तुझे लेने। जा, क्रोध तज दे। ऐसा प्रेम ना मिलेगा फिर कहीं। एक बूढ़ी सी महिला उसे समझाने लगी। अरे आपको नहीं पता ये। माँ जी ठीक कह रही हैं, मान जाओ ना, आ जाओ चलो। अब मैं कार में और तुम बस में जाओगी, अच्छा लगेगा क्या? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं तो क्या जरा सा कुछ कह नहीं सकता गुस्से में? चलो, सॉरी सॉरी बाबा। वह उसका हाथ पकड़कर बोला। उसने अपना हाथ छुड़ाया और उसे देखा। उसके निगाहों की शौखी ने उसे नजर फेरने पर मजबूर कर दिया। और जो ही नजर घुमाई तो सब उन दोनों को देख रहे थे। कुछ हंस रहे थे और कुछ आपस में उनके बारे में बात कर रहे थे। तमाशा बनने के डर से वह उसके साथ कार की ओर बढ़ गई। उसने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए डोर खोला था। वह बैठ तो गई थी, लेकिन गुस्से और नफरत की एक तेज लहर उसके जिस्म में दौड़ गई थी। क्या परेशानी है आपको? आखिर चाहते क्या हैं आप? परेशान हो चुकी हूं मैं आपसे, आपकी इन हरकतों से। आप बस बस कशिश, गला सूख जाएगा। और आज तुम गुस्से में क्यों हो? जानती हो तुम कि मुझे क्या चाहिए? शादी कर लो मुझसे बस। वह हंस दिया था। शादी शादी शादी, सबकी तान यहीं आकर क्यों टूटती है? मुझे नहीं करनी शादी, अकेले जीना चाहती हूं मैं। नहीं बर्दाश्त होगी मुझसे अपनी बेहूरमती। क्यों मुझे परेशान कर रखा है? आज तो जैसे उसका जब्त खत्म हो रहा था। इतना आसान नहीं है अकेले जिंदगी बिताना। और तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो आज? कुछ कहा क्या किसी ने? वह थोड़ा संजीदा हो गया था। वह चुप रही और खामोशी से बाहर देखने लगी। आंखें आंसुओं से भर गई थी। आप खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दीजिए सर। सर नहीं, अबीर। अब तुम मेरी एम्प्लॉय नहीं हो। आपको कोई भी लड़की मिल जाएगी, हसीन व जमील, बेइंतहा खूबसूरत। फिर आप यहाँ क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? मेरे दामन में आपको देने के लिए कांटों के अलावा कुछ नहीं है।
आपको अपनी राहें बदल लेनी चाहिए। वह खुद पर काबू पाते हुए बोली, मैं खूबसूरती का ताबेदार कभी नहीं रहा हूं। मुझे तुमसे बस अब इतना ही कहना है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। इसलिए तुम दुल्हन बनने की तैयारी कर लो। और अब मैं तुमसे न कुछ जानना है और ना ही तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत है। वह बस उसे देखती रह गई थी। इतने दिनों तक सोचने के बाद उसने फैसला किया था कि वह अपने घर को यूं बिखरने नहीं देगी, और उसने काशिफ और कशफ को अपना फैसला बता दिया था, और साथ ही शर्त भी। लेकिन बच्चों, पहले शादी आपकी होनी है। बस काशिफ, मैंने तुम्हारी बात का मान रखा है, तो इतनी बात तो तुम्हें भी मेरी माननी ही होगी। पहले इस घर में बहू आएगी और फिर कशफ की शादी होगी। उसके बाद तुम जहां जिससे कहोगे, मैं बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे तुम्हारी बात मान लूंगी। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कशिश के अफसुर्दा से चेहरे पर नजर डाली, जो तूफान दिल में छुपाए बैठी थी। आंखों में ही कुछ इशारा हुआ और काशिफ ने फिर से कमान संभाल ली। ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले हमें आपके लिए कोई पसंद आ गया और सब कुछ ठीक लगा, तो आपको एटलीस्ट सगाई तो करनी ही पड़ेगी। उसने कहा, ठीक है, वी लव यू बज्जो। वे दोनों कहते हुए उसके गले लग गए और अरसे बाद वह भी मुस्कुरा दी। लेकिन उसने सोच लिया था कि वह किसी को धोखा देकर उसकी जिंदगी में शामिल नहीं होगी। इन दोनों की शादी के बाद उसके फर्ज पूरे हो जाएंगे और फिर वह सुकून से रहेगी। अगर इस बीच उसकी सगाई हो भी जाती है, तो वह इनकी शादी के बाद सच बता देगी और सगाई वो लोग खुद ही तोड़ देंगे। पुरसुकून होकर उसने आंखें मूंद ली और फिर 2 दिन बाद ही वह कशफ और काशिफ के साथ आलिया के यहां पहुंच गई थी, उसे काशिफ के लिए मांगने। काशिफ ने जब उसे आलिया के बारे में बताया कि उसके साथ धोखा हुआ और उसे अपने भाई के आला ज़र्फ पर फक्र हुआया। उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे और सुलझे हुए लोग थे। वो सभी बातें कर रहे थे जब वह अंदर आया। अपने दराज कद के साथ उसकी पर्सनैलिटी बहुत शानदार लग रही थी। वह तो अबीर को देखकर भौचक्का रह गई थी। अबीर ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, वह नजरें चुरा गई। लम्हे भर में वह उसके सरापे का जायजा ले चुका था। पेस्टल ब्लू कलर के सादे से सूट में लंबे बालों की चोटी बनाए हुए और उसी के हमरंग दुपट्टा हमेशा की तरह सर पर जमाए हुए वह बैठी थी। खूबसूरत शाह आंखों में आज हल्का सा काजल लगा हुआ था और बाकी के मेकअप से वह हमेशा की तरह कोसों दूर थी। लेकिन ऐसे भी वह बेहद खूबसूरत और सोबर लग रही थी। दोनों तरफ से हाँ थी। बस ये तो एक फॉर्मल मुलाकात थी और अगले महीने की 8 तारीख को सगाई पक्की कर दी गई थी। सब बहुत खुश थे, लेकिन कशिश के दिल में अबीर को देखकर एक डर सा बैठ गया था। उसे उसकी बार बार कही बातें याद आ रही थी और वह घर आकर इस बात पर काशिफ पर बहुत बिगड़ी भी थी कि उसने उसे अबीर के बारे में क्यों नहीं बताया। काशिफ, तुमने कशिश के बारे में क्या सोचा है? क्या उसका कहीं रिश्ता तय हो चुका है? इज शी एंगेज्ड विद समवन? उसने सामने सोफे पर बैठे काशिफ से पूछा। उसकी आवाज में कुछ बेचैनी, कुछ जुस्तजू सी थी, जिसे काशिफ ने साफ महसूस किया था। उसने गौर से अबीर की आंखों में देखा था, लेकिन उसके तासुरात को पढ़ पाना इतना भी आसान नहीं था। वह एक अक्लमंद और दुनिया देखा हुआ शख्स था, जिसे कब कहां क्या दिखाना है, क्या बोलना है मालूम था। सो वह आराम से अपने जज्बात छुपा गया था। नहीं अबीर भाई, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए अच्छे लड़के की तलाश में हूं। ऐसा इंसान
जो उन्हें जमाने भर की खुशियां दे सके। उसके दामन को सितारों से नहीं, अपनी चाहतों और एतबार से भर दे। वो हमारे लिए सब कुछ हैं। जल्दी ही उनकी शादी होगी। बस वो चाहती हैं कि पहले मेरी और कश्यप की शादी हो जाए। हालांकि कश्यप भी अब सीए करने के बाद एक एफएनसी में अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन वो हम दोनों को सेटल देखना चाहती हैं। अगर आपकी नजर में कोई हो तो बताइएगा। उसने तफसील से जवाब देते हुए कहा। अबीर जो उनसे मिलने आया था, चाय की सिप लेते हुए कनखियों से काशिफ के पीछे दरवाजे पर खड़ी कशिश को देख रहा था, जो अंदर आते आते उनकी बात सुनकर वहीं रुक गई थी। इफ यू डोंट माइंड, मैं कशिश को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। आई प्रॉमिस, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। उसने काशिफ से कहा और एक शौक नजर कशिश पर डाली। इससे पहले कि वह कुछ कहता, कशिश तेजी से अंदर आ गई और गुस्से से अबीर को देखकर काशिफ को अंदर ले गई। चंद लम्हों में ही वह वापस आई और अबीर के सामने आकर खड़ी हो गई। आप मुझे प्लीज चैन से जीने दीजिए। ये बातें मेरा ही नहीं, आपका भी नुकसान करेंगी। आपको समझना चाहिए कि मुझे आपसे, वह बहुत धीरे बोल रही थी, शादी नहीं करनी तो चलो फिर लिव इन में रह लेते हैं। उसकी बात पूरी करते हुए उसने आराम से कहा। कशिश का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। वह होंठ भींच गई। आगे कुछ कह नहीं पाई कि काशिफ वापस आ गया था। अबीर भी अब वहां नहीं रुका था। काशिफ उसे बाहर तक छोड़ने गया और वह अपने सर को थामे वहीं ढह गई थी। आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। काशिफ ने अबीर को हां बोल दिया था और वह अपने दिए कौल में खुद ही फंस गई थी। अब काशिफ और कश्यप को कुछ भी समझना या समझाना बेकार था, क्योंकि उन दोनों को ही अबीर बहुत पसंद था। अब तीर कमान से निकल चुका था और सिवाय इंतजार के कुछ नहीं किया जा सकता था। इंतजार काशिफ और कश्यप की शादी का। उसे अब कश्यप के लिए जल्दी ही किसी को ढूंढना होगा और उसके बाद वह खुद अबीर से इस सगाई के साथ साथ काशिफ से किया वादा भी तोड़ देगी। क्या होगा? वह कुछ दिन नाराज रहेगा, बात नहीं करेगा, लेकिन वह उसका भाई है, उससे दूर नहीं हो सकता। बस ये सोचकर वह भी धीरे से मुस्कुरा दी।